नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने फील्डिंग सेट कर दिया और ममता राहुल की हो रही है बैठक। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं जो इस देश के अंदर इस वक्त जो राजनीति करवट ले रही है, ऐसी कल्पना तो किसी ने की नहीं थी। लेकिन सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और आएंगी भी और जाएंगी भी। लेकिन क्या हम यह माने कि जो सरकारें आएंगी उससे इस देश की जनता कोई उम्मीद ना करे, यह सोच करके कि सिर्फ इस देश की जनता वोट दे सकती है, बाकी उसका कोई महत्व नहीं है। जबकि देश चलाने के लिए जो सरकार आ रही है, वह सरकार इसी देश के नागरिकों के वोट से आती है। तो सरकार में बैठे वह नेता यह उम्मीद कर सकते हैं, यह अभिलाषा कर सकते हैं कि जनता उन्हें वोट दे सत्ता में जाने के लिए, और जनता इस बात की उम्मीद नहीं कर सकती कि वह नेता उनके लिए कुछ करेंगे। 2014 के पहले तो ऐसा नहीं था। बकायदे मैनिफेस्टो जारी होता था, नेता वादा भी करते थे, वादा अब भी करते हैं, लेकिन पहले वह वादे पूरा किए जाते थे। अगर 10 वादे किए गए हैं तो वह नेता 5-6 वादे पूरा करता था, और उसके बाद जब चुनाव में जाता था तो यह कहता था कि हम अगली बार आएंगे तो वह भी पूरा कर देंगे। थोड़ी बात समझ में आती थी। लेकिन अब चूंकि आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं रील बनाओ और पैसा कमाओ। तो आप सोचिए कि रील बना करके पैसा कमा करके अपनी जीविका चला सकता है कोई? पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि उद्योग लग नहीं रहे हैं। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां इस सरकार ने बंद कर दी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे हर जिले में, राज्यों में एमएसएमई कंपनी, जिसे लघु उद्योग कहते हैं, वह लगाई जाती थी, जिससे मध्यम वर्ग के और छोटे लोगों का गुजर बसर चलता था। लेकिन कोरोना काल में यह देखा गया कि जो मजदूर हमारे हैदराबाद, बेंगलोर, महाराष्ट्र, बाकी जगहों से जो अपने अपने गांव आए, उन्हें मनरेगा ने संभाला। तो अब मनरेगा एक एक्ट था, वह कानून था, वह एक सरकार की योजना नहीं थी, वह एक गारंटी थी सरकार की। एक्ट राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वह कानून बनता है। उसमें अगर सरकार काम नहीं दे सकती तो सरकार को मजदूरों को भत्ता देना पड़ता था। अब सरकार ने क्या किया कि जी राम जी लाया दिया मनरेगा को हटाकर। जी राम जी तो है, लेकिन कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। भूखे पेट तो भगवान का नाम भी आदमी नहीं ले सकता। तो सिर्फ राम लगा देने से वह योजना लोगों तक पहुंच जाएगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उस मनरेगा में और इसमें, जी राम जी में डिफरेंस क्या है? मनरेगा में यह सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून था, और सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा के तहत 90% पेमेंट, पैसे, सैलरी उन मजदूरों का जो काम होता था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। 10% राज्य की सरकारें किया करती थी। लेकिन अब चूंकि राम जी ऊपर से टपक पड़े हैं, तो राम जी टपके हैं, तो राम जी राज्यों को 60% देंगे और राज्यों का 40% खाएंगे। तो यानी कि मजदूरों को 40% अपने पास से राज्यों को देना पड़ेगा। अब राज्यों की सरकारें जो हैं वह कर्ज में डूबी हुई हैं। अगर कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि 4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ से कम के कर्ज में हो। 4 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, और खासकर एनडीए से संबंधित जो राज्य हैं वह हाई फाई कर्ज में है। अब वह कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका सकते,
तो मनरेगा में काम कहां से देंगे जब 40% है। इस बात का विरोध चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश से नरेंद्र मोदी सरकार को किया। अब विपक्ष इसको लेकर के एकजुट है और चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बिहार जो इस देश का सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य है, वहां उससे भी ज्यादा असर पड़ेगा। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार छोटे छोटे एमएसएमई कंपनियों को बैठाने का ऐलान कर दिए, क्योंकि केंद्र सरकार से वह राहत मिली नहीं। 4 उद्योग मांगे थे बड़ी कंपनी, तो मोदी ने तो बजट में ठेंगा दिखा दिया। तो उन्होंने 13 एकड़ की जमीन रिक्वायर करके किसानों को और 5 से 8 करोड़ रुपए की लागत वाली कंपनी उद्योगपतियों को वहां ला करके काम करवाएंगे। एक इंडस्ट्रियल हब 13 एकड़ जमीन में बनेगी, ऐसे ऐसे टुकड़ों में अलग अलग जिलों में बनेगा। एक अच्छी पहल है, लेकिन 20 साल तक क्या नीतीश कुमार मछली मार रहे थे या खाक छान रहे थे कि 20 सालों तक नजर नहीं आया कि बिहार को यह चाहिए। 20 साल से एनडीए के हिस्सा है। इन 20 सालों में 15 महीने और 17 महीने इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कि बिहार में महागठबंधन के साथ रहे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो चूंकि कहते हैं अकल बड़ी या भैंस, तो अब नीतीश को समझ आया कि कौन बड़ी, तो अब इसका ऐलान किए, चूंकि उनके भी राजनीतिक कैरियर की आखिरी पारी है। अब ऐसे में हर चीज को की कटौती की गई, सेना के बजट में कटौती की गई, 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन सभी के बाद हमारा देश इस वक्त एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि भूखे मरने वाली परिस्थिति हो गई है। अब चूंकि सरकार से जनता नाराज हो गई और इस सरकार का खास करके हिंदुत्व इनका एजेंडा रहा, चूंकि आरएसएस के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पहले यह जनसंघ था जो बहुत काफी बदनाम हो गया था। यह आरएसएस की उपज है। आरएसएस के 32 संगठनों में एक भारतीय जनता पार्टी है जो राजनीतिक संगठन है। आरएसएस इसका जन्मदाता है और भाजपा उसका बच्चा है। अब ऐसे में 1980 में जनसंघ बदनाम हो गया, तो उसे समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी बनी। और जब भारतीय जनता पार्टी बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी अब 2026 में आकर के जनसंघ से भी ज्यादा अपनी बदनामी मात्र 1 साल में करवा ली। 12 साल तकरीबन हो गया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, और 12 साल में 11 साल का खाका जो है 100 साल आरएसएस के किए हुए कर्मों पर पानी फेर दिया। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए, और 100 साल पूरे होने पर आरएसएस और भाजपा का एक तरह से नरेंद्र मोदी ने पिंडदान कर दिया। क्यों? एसआईआर करा के यह साबित कर दिया कि भाजपा को कोई वोट नहीं देना चाहता है, विपक्ष के वोट को काट दो और फर्जी यानी कि डुप्लीकेट मतदाता जोड़ दो। और फार्म 7 के जरिए जो वोट जोड़े जा रहे हैं वह फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। न तो काटने वाले को पता कि उसका कट गया, और न तो जोड़ने वाले को मालूम है कि किसका जुड़ गया। इसी का एक नमूना बिहार चुनाव में दिखा कि हजारों बस में भर के हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बाकी जगहों से लोगों को भर भर के लाया गया, ट्रेनों में भर के लाया गया, वोट डाल के चले गए। आप दर्शक सोचिए कि 400 रुपया कमाने वाला मजदूर या 500 रुपया कमाने वाला मजदूर मोदी को वोट डालने के लिए अपना 1 महीने का तनख्वाह खर्चा करके आएगा और वोट डाल के चले जाएगा। लेकिन वह किसने किया यह हर कोई जानता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो वीडियो उपलब्ध है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर के भेजी थी। सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव आयोग ने उस पर सवाल खड़ा किया, उस पर कोई कार्रवाई की, जबकि विपक्ष ने उस पर एफआईआर भी दर्ज कराया, कंप्लेन भी किया। अब ऐसे में जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने फील्डिंग सेट कर दिया है। ममता राहुल की भी हो गई है बात। अब नरेंद्र मोदी इस वक्त जो राजनीति में हलचल चल रही है, हालांकि मोदी जी विदेश भाग गए, बड़ी शौकीन है बेचारे, सोच रहे हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई तो फिर वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके पहले वीजा नहीं मिल रहा था, बैंड लग गया था उनके ऊपर। 2014 में प्रधानमंत्री बने तो
वीजा मिल रहा है और वह वीजा प्रधानमंत्री के नाम से मिलता है, ना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से। तो यह चीजें अब आई। तो अब इसके अगर मुख्य मुद्दे में आए तो कुछ तथ्य हैं जो चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम बिहार से शुरू करें कि जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने फील्डिंग सेट कर दिया और ममता राहुल की हो गई बैठक। ममता पर और राहुल पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फील्डिंग जो सेट हुई, सोचिए तो भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर खड़े हुए सवाल। बिहार में अचानक पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। बिहार के अंदर गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम भी हैं, पूरी महकमा उनके शिकंजे में है। 25 साल पुराने एक केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव 7 बार के सांसद हैं और निर्दलीय है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। पप्पू यादव ने एक मकान लिया था किराए पर और उसमें अपना दफ्तर खोल दिया था किराए पर। अब जब दफ्तर खोल दिया तो मकान मालिक ने उसे खाली करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं इसमें दफ्तर कर दिया हूं, आप अपना पैसा लेते रहिए। यही सारी चर्चा होती रही। बाद में हालांकि पप्पू यादव ने खाली कर भी दिया, लेकिन इसी पर एक एफआईआर हुआ था। कितना? 25 साल पहले। अब 25 साल पहले एफआईआर में 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अब फिर बने हैं। अब यह कार्यकाल पूरा करेंगे तो 25 साल हो जाएगा। 20 सालों में नीतीश कुमार की नींद नहीं जगी। लेकिन यह काम नीतीश का नहीं, यह काम सम्राट चौधरी यानी भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि पप्पू यादव से सीमांचल का एरिया कांग्रेस के गिरफ्त में आता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलता जा रहा है। ऐसे में असुद्दीन ओवैसी को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी जो है वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाती है, लेकिन अब है या नहीं, अब आप दर्शक फैसला कीजिएगा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि असुद्दीन ओवैसी को वहां उतारा जाता है कि वोट बंटने के लिए। सीमांचल एरिया मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी को 20 में भी 5 सीटें आई थी और 25 में भी 5 सीटें आई, यानी कि 5 सीटों पर अपनी पैठ असुद्दीन ओवैसी बना चुके हैं। अब ऐसे में पूर्णिया या अररिया का जो साइड है, यह साइड पप्पू यादव का प्रभाव है। अब भारतीय जनता पार्टी का दाल नहीं गलने से भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत पप्पू यादव को गिरफ्तार करवाया है, यह बात कही जा रही है। और अब उनका तबीयत अचानक खराब हो गया और वह हॉस्पिटल में है। अब क्या कार्रवाई होगी यह वक्त बताएगा। लेकिन सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार के तेजस्वी यादव से सिक्योरिटी हटा लिया और नीतीश कुमार ने फिर सिक्योरिटी बढ़ा दिया। यानी कि नीतीश कुमार का संदेश साफ है कि हम विपक्ष को लेके चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी हटाने का मतलब साफ है कि हम विपक्ष को दुश्मन समझते हैं, उसे संकट में डालेंगे। यह चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरी तरफ ममता और राहुल की जो बात हो रही है, ममता बनर्जी का राहुल गांधी से भी बात और नीतीश कुमार से भी बात चल रही है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी में आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि दोनों ही एनडीए में मंत्री थे। ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रह चुकी हैं और नीतीश कुमार भी रेल मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रह चुके हैं। अब ऐसे में एक रिश्ता था, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ने लाया था और अखिलेश यादव ने, जब नीतीश कुमार गए तो अखिलेश यादव ने कहा हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इन सभी चीजों को लेकर के ममता बनर्जी अब नीतीश कुमार के ऊपर पड़ी कि अब आप आइए। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ रहा है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ आ गए। अब एकनाथ शिंदे को इंडिया गठबंधन की मदद चाहिए। एकनाथ शिंदे को इंडिया गठबंधन की मदद चाहिए तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र बीएमसी के लिए उन्हें चाहिए, क्योंकि उनके पार्षदों ने उनका बगावत कर दिया। अब एकनाथ शिंदे के पास जो हालात है वह भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 7 से 8 महीने से टकराव चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की नजर उनके विधायकों पे नहीं बल्कि उनके सांसदों पर है, जो 7 सांसद हैं, जिसमें एक उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी है जो मुंबई के कल्याण से
चुनाव जीत करके आए हुए हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को कह रही है कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ कर दीजिए। अब एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के शिवसेना के मालिक सर्वे सर्वा बने हुए, जबकि बाला साहब ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को थाने से ऑटो चलाया करते थे। ऑटो रिक्शा आप दर्शक जानते हैं ना, सवारी ढोने वाला, वही चलाया करते थे। उनसे उनको उठा के ले आकर के नेता बना दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस थाली में खाया छेद कर दिया। लेकिन जनता ने एकनाथ शिंदे को अस्वीकार कर दिया बीएमसी के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी। लोकसभा के चुनाव में उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिली 9 सीटें और एकनाथ शिंदे को मिली 7 सीटें। लेकिन 1 सीटों पर रहने वाली कांग्रेस 13 सीटों पर चली गई और 27 सीटों पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पर आ गई। यानी कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा। इंडिया गठबंधन ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन मात्र 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 90% का स्ट्राइक रेट ला करके 131 सीटें लेकर के आ गई। राहुल गांधी ने साफ किया इन चीजों को कि 1 करोड़ फर्जी वोट शाम 6 बजे के बाद पड़े। बहुत सारे तथ्य और सबूत मिले। लेकिन उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त रहे राजीव कुमार ने बड़ी खेल की। 24 घंटे के अंदर 8.5% वोट प्रतिशत बढ़ा दिया। अगर 0.02% वोट प्रतिशत से कई सीटों का डिफरेंस पड़ जाता है, लेकिन 8.5% महाराष्ट्र के भाग्य फूट गए कि भारतीय जनता पार्टी को 8.5% दिया। हालांकि अब नजर नहीं आते हैं कहीं, अपनी जो शायराना अंदाज था उनका अब नजर नहीं आ रहा है कि कहां है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीप धनखड़ वाला हाल हो गया, यह वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने यह बात कही कि जो भी अफसर इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आने वाले वक्त में, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद सत्ता कभी न कभी तो बदलेगी और जब सत्ता बदलेगी तब चुन चुन के हिसाब होगा। यह आधिकारिक बयान राहुल गांधी के है और पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा गया है। ईवीएम मशीन पर सवाल उठा तो अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर एक तंज मारने वाले अंदाज में कहा कि अब तो अखिलेश खुश होंगे, अच्छी सीटें आई है। अखिलेश ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड या पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कि यह कहा कि 80 की 80 सीटें भी आ जाएंगी तो हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन ईवीएम तो छोड़िए, चुनाव आयोग पर ही देश को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जिस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 2019 में 54% थी, उसका 2024 लोकसभा चुनाव में मात्र 25% रह गई। लेकिन आज अगर उसका सर्वे कर लिया जाए या जो लोगों से बातचीत की जाती है, -% चुनाव आयोग को मिलेगा। यानी कि पूरी तरह से भ्रष्ट। यानी कि इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव नहीं हो रहे और फर्जी मतदान डाले जा रहे हैं। अगर फर्जी मतदान हो रहा है तो उसके कई सारे तरीकों से हो रहे हैं। अब वह तरीका बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह तरीका क्या है जो फर्जी मतदान हो रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर और फॉर्म 7 के जरिए और नाम काट देना। तो जो एसआईआर हो रहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा थोक के भाव में मतदाता, यानी कि एक घर में जिसमें 4 लोग नहीं रह सकते, उसमें 1-1 हजार लोग रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास में रिकॉर्ड है उसके, जो आप दशकों को पहले मैंने बताया भी है। इसके बाद डुप्लीकेट, यानी कि एक आदमी अगर दिल्ली में है तो वही आदमी दिल्ली एनसीआर में भी वोट डाल रहा है। यानी कि अगर यूपी की बात कर ले कि लखनऊ में अगर 5 आदमी डाल रहा है तो वही 5 आदमी कानपुर में भी डाल रहा है। तो इस तरह के जो डुप्लीकेट मतदाता हैं कि एक से अन्य जगह पर भी उनके वोट हैं, ऐसे भारी मात्रा में, और विपक्ष के वोटों को काट देना। यानी कि चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा हथकंडा और हथियार बन गया है
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की। यह चीजें क्यों हो रही हैं, इसके कई सारे कारण हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए, क्या हमारे देश के संविधान में यह प्रावधान है या चुनाव आयोग का कोई कानून है ऐसा जो चुनाव आयोग यह करा सकता है? तो चूंकि संविधान का क्लोज जो 226 कहता है, वह कहता है कि चुनाव आयोग इंसेटिव रिवीजन करा सकता है, लेकिन यह चुनाव आयोग स्पेशल इंसेटिव रिवीजन कराता है। इंसेटिव रिवीजन में और स्पेशल इंसेटिव रिवीजन में क्या फर्क पड़ गया, प्रभाव पड़ गया? इंसेटिव रिवीजन जो है, वह इंसेटिव रिवीजन जब चुनाव हो जाते थे और चुनाव आने वाला होता था, तो एक सर्वे किया जाता था कि, और राज्य के सरकारों से, ब्लॉक से, जिले से स्तर पर एक रिकॉर्ड मंगाया जाता था कि किसकी, कौन सा वोटर है जिसकी मृत्यु हो गई है और कौन है जो नया वोटर तैयार हो गया 18 साल का। तो यह रिकॉर्ड आते थे, उसके हिसाब से नाम फिर दर्ज होता था। ऐसे में स्पेशल इंसेटिव रिवीजन जो है, यह है कि विपक्ष के वोट को काट दो और जिंदा को मुर्दा बता दो और डुप्लीकेट वोटर पैदा कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी जब यह देख ली कि ईवीएम का खेल पकड़ा गया महाराष्ट्र में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, यानी कि गुजरात मॉडल का भंडा फूट गया, तो जब गुजरात मॉडल का भंडा फूट गया तो इस सरकार ने और इस पार्टी ने, जिसकी सत्ता है, खुलेआम कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह हथकंडा अपनाया एसआईआर के तहत नागरिकता, यानी कि 11 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर यह सरकार कह रही कि 2003 में जिसका नाम है, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में जिसका नाम था वह अपना नाम आसानी से चढ़ा सकता है, लेकिन माता पिता के किसी न किसी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मैं कहता हूं कि 2002 तक या 2000 तक तो घर में बच्चे पैदा होते थे, हॉस्पिटल का चेहरा लोग नहीं देखते थे, दाई पैदा कर लेती थी। अब मॉडर्न जमाना आ गया, हॉस्पिटल में ऑपरेशन से होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलते हैं, उस वक्त तो नहीं मिलते थे। और जब सुप्रीम कोर्ट के आज जो मौजूदा सीजीआई सूर्यकांत हैं, और इन्हीं के बेंच पर था, जब यह सीजीआई नहीं बने थे, उस वक्त सीजीआई कोई और था, तब इन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट तो हमारे पास भी नहीं मिलेगा। तो जब एक कोर्ट के जज के पास वह 11 डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एक सामान्य व्यक्ति के पास वह 11 डॉक्यूमेंट कहां से आएंगे? ऐसे में करोड़ों की संख्या में चुनाव आयोग ने लोगों के नाम काट दिए। अब बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए ऑन रिकॉर्ड यह बातें कही कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों की वोट कटे हैं और 85% भारतीय जनता पार्टी वालों के हैं। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग तो थोड़ा खुश हुए, लेकिन बाद में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जब इंटरनल रिपोर्ट में यह मिला कि नहीं, यह तो खेल हो रहा है, यह वोट जो कट रहे हैं फिर इसके जगह पर अलग से वोट जोड़े जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 200 की बात कही और 400 हर पोलिंग बूथ पर नाम जोड़वाने चालू कर दिए। आप जानते हैं 400 कौन है? यह 400 डुप्लीकेट और थोक के मतदाता हैं, यानी कि वह वोट कट गए हैं, जो वह वोट दर्ज नहीं हो रहे हैं। ऐसे में 3 करोड़ वोट काटे गए और 1 करोड़ 22 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए। कई बीएलओ के फोन आने के बाद और हम लोगों की बात होने के बावजूद यह जानने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, लोकल लीडर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है और चुनाव आयोग के अधिकारियों का यह प्रेशर है कि आपको नाम काटने हैं। यानी कि जो बीएलओ होता है वह लोकल होता है और वह बीएलओ राज्य सरकार के अधीन होता है। ऐसे में बीएलओ असमंजस में पड़ गया कि वह अपनी नौकरी बचाता है तो जनता की पिटाई खाएगा और जनता से बचता है तो सरकार से जाता है। ऐसे में बहुत से बीएलओ ने अपनी जान गंवा दी, बहुत ने हिम्मत करके मीडिया के सामने आकर के बोला, लेकिन चुनाव आयोग
नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की जो यह तारीख पर तारीख बढ़ाए जा रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक आश्वस्त नहीं हो पाई है कि वह चुनाव जीतेगी, इसीलिए इस एफआईआर की प्रक्रिया को लगातार डेट बढ़ाया जा रहा है। अब ऐसे में इसके दो कारण हैं। अखिलेश यादव ने भारी मात्रा में बीएलओ के साथ अपने कार्यकर्ताओं को हर तहसील और ब्लॉक स्तर पर लगा रखे हैं। अब समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह से यह कोशिश कर रहे हैं कि नाम दर्ज हो जाए उनके मतदाताओं का। चूंकि पन्ना प्रमुख जो कहा जाता है, लोकल लीडरशिप, वही बड़े नेताओं का जनाधार होती है, नेता बनाने का और वोट दिलाने का। बड़े नेता तो किसे जानते हैं, दो चार को जानते हैं, लेकिन छोटे तो गांव गांव को जानते हैं। ऐसे में वह कोशिश तो कर रहे हैं कि बीएलओ के पास नाम चढ़ जाए, लेकिन ऊपर से जो नाम कट जा रहा है उसका क्या। ऐसे में अखिलेश यादव शॉक हो गए और सवाल खड़े किए। यही हाल पश्चिम बंगाल के अंदर 72 लाख वोट कट गए तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और पहली महिला सीएम की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के सामने बहस किया और चुनाव आयोग को कटघरे में रखा और नोटिस जारी हुआ। लेकिन आप उससे आपको इंसाफ मिल जाएगा, उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजों के घर में बोरी भर भर के पैसा मिलता है। लक्ष्मी साक्षात बरस रही है, चाहे भाजपा वाले हो और चाहे न्यायपालिका वाले हो और चाहे आरएसएस वाले हो। लक्ष्मी बरस रही है, वो बस लक्ष्मी को इकट्ठा करने में पागल हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती। अब दर्शकों ने देखा ही। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में वोट, क्या अखिलेश यादव इस बार चुनाव जीत पाएंगे? अगर नहीं जीतते हैं तो फिर अखिलेश यादव को पार्टी बचा पाना बड़ी मुश्किल होगा। अब अखिलेश यादव के सामने आगे कुआं और पीछे खाई है, क्योंकि 10 साल से सत्ता गवा बैठे हैं। सोचिए, एक क्षेत्रीय पार्टी अगर 15 साल सत्ता में नहीं रहेगी तो उसे कौन देगा चंदा और कैसे चलेगी पार्टी? जबकि एक छोटा जिले स्तर का कार्यकर्ता भी अगर कुछ फंक्शन करता है तो सोचता है कि पार्टी के तरफ से उसको फंड आए ताकि वह कार्यक्रम करा सके। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती है कि क्या करें। क्या मायावती के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ? मायावती के साथ जाकर के उन्होंने झेल लिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक गहरी पैठ जो पीडीए के द्वारा बनाई, वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संकट पैदा कर रही है। चुनाव आयोग परेशान है और चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने अपना हथियार बना लिया है। अब इसका परिणाम क्या होगा, यह वक्त बताएगा।